हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सभी सेफ होंगे। आशा रखता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। चलिए, सैलरी का क्लास चल रहा था और ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए थे। कुछ प्रॉब्लम्स आपने मेरे को पूछी थी, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। आप वो सॉल्यूशन एक बार चेक कर लें। उसके बावजूद कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है, आप वो मुझे बताएं। तो सैलरी में मैंने कहा था कि सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। स्टार्टिंग के कुछ छोटी मोटी थियोरेटिकल पोर्शंस की बातें हैं, वो हम कर लेते हैं। आज वो सारी थ्योरी की बातें दोस्त हम कर लेते हैं और उसके बाद में हमारा सैलरी चैप्टर पूरा मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा। फिर एक लाइव क्लास रखेंगे हम जूम पे, और उस समय लाइव क्लास में जिसको जो प्रॉब्लम है वो हम सैलरी का डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एक असेसमेंट लेंगे, जैसा कि आपका EIS के अंदर असेसमेंट हुआ है वैसे ही सैलरी का MCQ पैटर्न के बेसिस पे अप्रॉक्स 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको दूंगा और आपका एक असेसमेंट होगा। सो गाइज, रेडी फॉर दिस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सैलरी का बेसिक पार्ट, द स्टार्टिंग पार्ट, जो कि कुछ हमने कर लिया था और कुछ हमने नहीं किया था। तो अगर सैलरी हेड की बात करें बेटा, नाउ स्टार्ट करते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, यानी कि ये सैलरी का इनकम, ये जो सबसे पहला हेड है हमारा, पहला हेड है इनकम टैक्स में, सैलरी हेड। सो इसके अंदर जो सेक्शंस अवेलेबल रहते हैं, इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 15, 16, 17। सेक्शन 15, 16, 17, यस। और 15 के अंदर चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है। किसी भी हेड के अंदर जो पहला सेक्शन होता है वह चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है कि कोई भी इनकम इस हेड के अंदर कब टैक्सेबल होगी, वो बताता है। सेक्शन 17 के अंदर हमने देखा ही था कि सेक्शन 17 के अंदर वो क्या बताता है, सैलरी का मीनिंग बताता है। इस सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, व्हाट डज इट मीन, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो सेक्शन 15 हमारा चार्जिंग सेक्शन बताता है। सेक्शन 17 हमारा यह बताता है कि सैलरी में इंक्लूड क्या क्या होगा। और सेक्शन 16 जो है वह डिडक्शन की बात करता है। 3 डिडक्शन हमने पढ़े थे सेक्शन 16 में, इफ यू रिमेंबर। तो सेक्शन 15 का मतलब है चार्जिंग सेक्शन। ये क्या कहता है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन 16 डिडक्शंस के बारे में बताता है और सेक्शन 17 बताता है कि सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है। और इसके साथ में खूब सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वह हमें बताते हैं टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, एग्जम्पशंस कैसे निकाले जाते हैं, और इन सब से मिलके बनता है हमारा सैलरी चैप्टर। अगर सेक्शन वाइज बात कहें तो 15, 16, 17 एंड सेक्शन 10, क्योंकि कुछ एग्जम्पशंस वाले पॉइंट हम सेक्शन 10 में पढ़ते हैं। कुछ अलाउंसेस जो आपने एग्जाम कहे थे, जैसे सपोज HRA आपका एग्जाम्प्ट होता है तो वो कहाँ लिखा हुआ है, यानी उसमें हमें सेक्शन 10 के डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सेक्शन 15, 16, 17 का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर मैं सैलरी चैप्टर को मैं सेक्शन और उसमें डिवाइड करूँ तो सैलरी का मतलब क्या हो गया, सेक्शन 15 प्लस सेक्शन 16 प्लस सेक्शन 17 प्लस सेक्शन 10 और प्लस रूल्स एंड सम प्रोसीजर्स। ये पूरा ग्रुप बन के बनता है आपका सैलरी, और इसका हमने डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। सो मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, अगर मैं एवरी सिंपल वर्ड में देखूं, ये सेक्शन 17 की बात नहीं कर रहा दोस्त, ये सेक्शन 17 की बात नहीं कर रहा, ये एक लेमन लैंग्वेज में है जो हम सब ने पढ़ा था। सिंपल वर्ड में क्या है, सैलरी का मतलब क्या हो गया, एवरी पेमेंट है। चाहे तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन सिंपल वर्ड, सैलरी मीन्स एवरी पेमेंट, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स employee on non-refundable basis for service rendered by employee as per the employment agreement would be chargeable to tax income under the salary। क्या मतलब हो गया कि अगर कोई भी पेमेंट दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की वजह से कोई पेमेंट दिया है, यस, एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ पेमेंट दिया है, तो बेटा वह क्या होता है, सैलरी में आता है। और ये क्या होता है ये हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, मुद्दे की बात सबसे पहली क्या हो गई दोस्त, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर कोई पेमेंट किसी को मिल रहा है, कोई सर्विसेज किसी को दी जा रही है, तो उन दोनों के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होता है, दैट इज मास्टर एंड सर्वेंट, दैट इज मास्टर एंड सर्वेंट।
I hope you all remember our class discussion which we had in the class. इसमें काफ़ी डिटेल में हमने एक पूरी क्लास लगाई थी, इफ़ यू रिमेंबर. एक पूरी क्लास के अंदर एक काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था आपके हमारे बीच में. मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप. मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप यानी कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का क्या होता है, सर्वेंट होता है, और एम्प्लॉयर क्या होता है, अपने एम्प्लॉय का मास्टर होता है. कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, यह सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है बेटा? यह सारा कंट्रोल होता है मास्टर के हाथ में, एम्प्लॉयर के हाथ में. हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, इनफैक्ट व्हाट टू डू प्लस हाउ टू डू, अगर ये दोनों कंट्रोल मास्टर के हाथ में है, एम्प्लॉयर के हाथ में है, तो बेटा वह मास्टर एम्प्लॉयर कहलाता है. खैर एनीवेज वी हैव ए डिटेल डिस्कशन, वी हैड ए डिटेल डिस्कशन, हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था क्लास में. ओके उसके बाद में इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ ऐसे थे कि a member of parliament of a state legislature is not a government employee and therefore remuneration received by them is not taxable as a salary income. As a salary income taxable नहीं होते हैं साहब. ये एमपी हैं या एमपी जो होते हैं, एमपी एमएलए, ये जो भी होते हैं जिनको ये पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्चुअली क्या होती है, कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थोड़ी ना है. एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो क्या परमानेंट लाइफ टाइम अपॉइंट हो गया क्या सर? नहीं, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए एक लॉ के प्रोसीजर के अंदर में ये अपॉइंट होते हैं, तो इसको हम एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं ला सकते. तो इनको जो सैलरी मिलती है बेटा, इनको कोई सैलरी मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है इनको, लेकिन वो यहाँ पे टैक्सेबल ही नहीं है. वो सैलरी हेड के अंदर आपने देखा होगा जगह जगह उनको एग्जाम कर दिया गया, जगह जगह उनको एग्जाम कर दिया गया. तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या है, उनको जो सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल कहाँ पे होती है, जो बेसिक सैलरी वगैरह भी मिलती है वो टैक्सेबल कहाँ पे होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी. समझ में आ गया जी साहब? हाँ जी. फिर आपका क्या था, नेक्स्ट पॉइंट में क्या था, एनी सैलरी. ये देखिए पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है, बेटा उसको कोई सैलरी हम पे करते हैं, यानी फर्म उसको सैलरी पे करती है. तो आपको ध्यान होगा पार्टनरशिप के अंदर आपको ध्यान होगा, पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है. तो ये अगर सपोज कीजिएगा, अगर मैं बात कहूँ, सपोज कीजिएगा कि कोई पार्टनर मैसेज एबीसी में 3 पार्टनर है, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं. ए बी सी इन तीनों को सैलरी मिल रही है. तो ये जो सैलरी मिल रही है ना ए बी सी को, ये इनके कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? ये इनके सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये इनके हेड में टैक्सेबल होगी कौन से में? बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वहाँ पे ये टैक्सेबल होगी. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है, बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे. चलिए, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, ये सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है. अच्छा, फिर एक आपका आता है सरेंडर ऑफ सैलरी. साहब सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या है? अगर मैं बात कहता हूँ सरेंडर ऑफ सैलरी, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो आपने सुना है, नहीं सुना है, आई डोंट नो, कभी कभी किसी ने देखा होगा कि उसने अपनी पूरी सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, यानी मिस्टर फलाने ने अपनी सैलरी ली ही नहीं. जैसे अभी इस आपदा की घड़ी में काफ़ी 1-2 मिनिस्टर ऐसे भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी सैलरी ली ही नहीं है. इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे मैं बता दूँ कि मोदी साहब ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया है कि यस, उन्होंने अपने 6 महीने की सैलरी को सरेंडर कर दिया है गवर्नमेंट के अकाउंट में. 6 महीने की सैलरी को उन्होंने अपने गवर्नमेंट के अकाउंट में सरेंडर कर लिया और 6 महीने की सैलरी नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने सरेंडर ही कर दिया सैलरी को, किसमें? गवर्नमेंट को दे दिया वापस, कि नहीं मुझे सैलरी चाहिए ही नहीं. देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक तो क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. इन दोनों को दो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक आपने न्यूज़ पढ़ी, सपोज करो एक न्यूज़ आप पढ़ते हो, या सपोज एक न्यूज़पेपर में आता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करेंगे, अपना एक एक दिन का जो सैलरी है वह पीएम रिलीफ फंड में क्या करेंगे, पीएम रिलीफ फंड में वो अपना एक एक दिन का सैलरी कंट्रीब्यूट करेंगे. समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें इसको कैसे समझा जाएगा, इसको ये समझा जाएगा
कि 30 डेज, मान लेते हैं एक महीने में 30 दिन होते हैं, कि 30 दिन की सैलरी पहले एम्प्लॉय को मिली है और एम्प्लॉय ने उसमें से एक दिन की सैलरी किसको दे दी है, वापस गवर्नमेंट को दे दी है। समझ में आ रही है बात? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है, इसमें ये सिस्टम कैसे होता है कि गवर्नमेंट आपकी सैलरी ड्यू करती है, गवर्नमेंट आपकी पूरे 30 दिन की सैलरी ही ड्यू करती है, और 30 दिन की सैलरी ड्यू करने के बाद में से एक दिन की सैलरी वापस ले लेती है। वह किसके लिए ले लेती है? कि आपने यह किसी पीएम रिलीफ फंड में, किसी में भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, यानी 30 डेज की सैलरी उसने पहले पूरा 30 डेज का सैलरी गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में ड्यू किया, उसमें से एक दिन का सैलरी आपके अकाउंट से निकाल लिया और 29 डेज का सैलरी आपको पे कर दिया। ये सरेंडर ऑफ, यहां पे ये पॉइंट जो है सरेंडर ऑफ सैलरी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ द सरेंडर ऑफ सैलरी, दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ सरेंडर ऑफ सैलरी, दिस इज फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। तो सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट 30 दिन का ड्यू ही नहीं करती। अब सपोज कीजिएगा क्या होता है, जब जैसे आपका सपोज कीजिए कि आप जॉब में हैं, आपने क्या कहा, आपने गवर्नमेंट को जाके आपने एक एप्लीकेशन दे दी, साहब अगले 3 महीने की सैलरी मैं लूंगा ही नहीं, अगले 3 महीने की सैलरी मेरी ड्यू करना ही मत, अगले 3 महीने की सैलरी मैं लूंगा ही नहीं, मैं आपको अगले 3 महीने की सैलरी सरेंडर करता हूं। आने वाले 3 महीने की सैलरी, सपोज ये कौन सा महीना चल रहा है आपका, मई चल रहा है, तो मई जून जुलाई, ये 3 महीने की सैलरी साहब मैं लूंगा ही नहीं आपसे, मैं फ्री में काम करूंगा, आप प्लीज मुझे सैलरी ना दे, मैं अपनी सैलरी सरेंडर करता हूं और मेरी सैलरी को कहीं और यूज में ले ले आप, या मैं आपकी सैलरी को क्या करता हूं, सरेंडर करता हूं साहब। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? तो अब ऐसी सिचुएशन में जब मई एंड होगा तो जो एम्प्लॉयर है वह एम्प्लॉयर अपने उस एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू ही नहीं करेगा। समझ में आ गया? ड्यू की एंट्री ही नहीं करेगा, जब ड्यू ही नहीं हुई सैलरी ड्यू ही नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं हम सरेंडर ऑफ सैलरी। और अगर सरेंडर ऑफ सैलरी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को किया है, किसको किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को किया है, तो वह सरेंडर ऑफ सैलरी आपका क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और वह आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगी। तो साहब कहीं और हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हम सरेंडर नहीं करते हैं, किसी और को सरेंडर कर देते हैं, अगर प्राइवेट जॉब में कोई एम्प्लॉय है, हाँ सपोज कीजिएगा आपने क्या कहा, आपने भविष्य लिमिटेड में आप काम करते हो और आप कहते हो कि सर हमें सैलरी नहीं चाहिए, 3 महीने की सैलरी हम सरेंडर करते हैं, ये सैलरी आप गवर्नमेंट को दे देना। मैंने वो सैलरी आपकी गवर्नमेंट को दे दी, मेरे पॉकेट से गया है लेकिन मैंने वो सैलरी किसको दे दी? गवर्नमेंट को दे दी। यस, आपने गवर्नमेंट के अकाउंट में सरेंडर कर दिया, तो आपकी टैक्सेबल पोर्शन वो इंक्लूड नहीं होगा। चलिए, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं बेटा, यहाँ तो पहले खुद को तो पापी पेट को तो खाने को चाहिएगा। समझ में आ रही है? जब खुद का पेट भरा होगा तभी हम किसी और की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले हमें अपने भूखे पेट को कुछ देना पड़ेगा। तो खैर हालांकि ये प्रोविज़न है, इसके अंदर ये प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न की पालना बहुत कम होती है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं टैक्स फ्री सैलरी का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? टैक्स फ्री सैलरी का। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपको जो भी सैलरी दे रहा है वह पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे जो भी टैक्स बनता है वह एम्प्लॉई देगा। यहां पे मैं सैलरी को 2 पोर्शन में डिवाइड करता हूं, हाँ जी, एक आपका सैलरी का पोर्शन में डिवाइड करता हूं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, एक सैलरी का पोर्शन में किस में डिवाइड करता हूं? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। अब आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स का मतलब क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे टोटल सैलरी को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। माय नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स वाला सैलरी, उसका जो भी वैल्यूएशन आता है वह सैलरी, और बाकी सारा अदर सैलरी, जिसमें मॉनेटरी परक्विजिट्स भी हैं, ये बेसिक है, डी अलाउंसेस भी हैं, बेसिक बोनस कमीशन सब कुछ है बाकी सब में। और एक तरफ छुटका सा है हमारा क्या? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहें या नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स कहें। मान लो कि आपका टोटल सैलरी आता है 25 लाख रुपया साल का। कितना आता है? 25 लाख रुपया साल का आता है। और इस 25 लाख रुपए साल पे जो भी टैक्स बनता है, मान लेते हैं 5 लाख रुपीस टैक्स बनता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा,
आपका टैक्स, आपका टोटल सैलरी है 25 लाख, 25 लाख। पहले समझिए, मैं इस 25 लाख को दो पोर्शन में डिवाइड करता हूं। इसमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स जो भी आपको मिल रहे हैं, कार चलाने के लिए दी आपको, सपोज करो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशंस दिया है या आपको और कोई फैसिलिटी दी है, ये जो भी फैसिलिटी दी है, इनका जो वैल्यूएशन हुआ, इनका वैल्यूएशन हुआ है 5 लाख। इनका वैल्यूएशन कितना हुआ है? 5 लाख। और बाकी जो 20 लाख रुपीज है वह आपकी अदर सैलरी है, वह आपकी क्या है? अदर सैलरी है। तो 5 लाख प्लस 20 लाख दोनों मिलके कितना हो गया आपका? 25 लाख। समझ में आता है ये चीज? चलो, ये तो आपका सैलरी का पोर्शन हुआ। गवर्नमेंट ने कहा था इसमें जो भी टैक्स बनता है वो भी हम ही आपको देंगे। हाँ, सॉरी, आपके एम्प्लॉयर ने क्या कहा था? एम्प्लॉयर ने कहा था आपकी सैलरी जो 25 लाख है उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इस पर जो भी सैलरी, जो भी टैक्स बनेगा वो हम पे कर देंगे। तो आपका एम्प्लॉयर दो चीजों पे टैक्स पे कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर दो चीजों पे टैक्स पे कर रहा है। एक तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स या नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स वो दे रहा है एज ए सैलरी के रूप में, उस पर भी टैक्स पे कर रहा है, और बिग अदर एलिमेंट्स पे भी टैक्स पे कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात कहूं तो अदर एलिमेंट्स में, सपोज मैं इसको और थोड़ा बाइफरकेट करता हूं। मान लो यार, मान लो कि 2.5 लाख रुपीस टैक्स का भरा। सर इतना? अरे हाँ मान ले यार भाई, मान ले। सैलरी पोर्शन कितना देखो, पहला पोर्शन कौन सा सैलरी का था? परक्विजिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, उसका कितना पोर्शन था? 5 लाख। और उस पर टैक्स है आपका 50,000। टैक्स कितना है? 50,000। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो बाकी सारा सैलरी का पोर्शन है वो है कितना? वो है आपका 2 लाख। कितना है आपका? सॉरी, सैलरी कितना पोर्शन है? 20 लाख। कितना पोर्शन है? 20 लाख। उस पे आपका जो टैक्स है, उस पे आपका जो टैक्स है वो है 2 लाख रुपया। 50,000 इधर टैक्स है और 2 लाख इधर टैक्स है। समझ में आ रहा है? 2 लाख अदर देन मॉनेटरी परक्विजिट्स का सैलरी क्या, सॉरी, अदर देन मॉनेटरी परक्विजिट्स का वैल्यूएशन है आपका, दैट इज 20 लाख का सैलरी है, उस पर 2 लाख का टैक्स बन रहा है। और जो आपका परक्विजिट्स है, जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का जो परक्विजिट्स है, उस पर बन रहा है आपका सैलरी बनता है उसके हिसाब से 5 लाख, और उस पर टैक्स बनता है 50,000। समझ में आया ये बात? मान लो रे, यस। अब यहाँ पे ध्यान रहे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हाँ, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पे एक नोट भी लिखवाया था मैंने। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पे यदि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए टैक्स देता है तो यह टैक्स आपके यानी एम्प्लॉय की सैलरी में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, होप यू रिमेंबर। और इसके अलावा जो बाकी का सैलरी पोर्शन है, उस पे बाकी का जो सैलरी पोर्शन है उस पे जो टैक्स मिलता, उस पे टैक्स यदि एम्प्लॉयर पे करता है तो वह टैक्स भी क्या होता है? सैलरी का पार्ट माना जाता है। तो आपकी सैलरी कितनी मानी जाएगी? 20 प्लस 5 प्लस इस 20 पे जो 2 लाख टैक्स है वह 20 प्लस 5 प्लस 2, यानी आपकी सैलरी मानी जाएगी 27 लाख रुपीस। होप यू अंडरस्टूड। तो आइए देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। टैक्स फ्री सैलरी मीन्स द टैक्स ऑन सैलरी मेड बाय द एम्प्लॉयर। When the employee receive tax-free salary from his employer, it normally means that the employer himself pay the tax which is due on the salary of such employee। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर टैक्स फ्री सैलरी एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उस पर जो भी टैक्स बन रहा है, इस पे जो भी यानी कि सैलरी पे जो भी टैक्स बन रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी पे जो भी टैक्स बन रहा है उसको कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। The amount of tax so paid by the employer is also be considered as the income of the employee and will be added to his salary। लेकिन क्या पूरा टैक्स? हाँ जी। However, नीचे देखिए, पहले ये लाइन पढ़ता हूं। However, as per the section 10 CC, income tax paid by the employer on non-monetary perquisites यानी 5 लाख पे जो 50,000 मैंने पे किया था, on behalf of the employee would be exempt। ध्यान रहे इस पे, ये भैया इस पॉइंट पे एमसीक्यू बन सकता है कि अगर टैक्स
और उसका मतलब समझ में आया बात, यानी कि सैलरी में कौन सा पोर्शन ऐड होगा, सैलरी में कौन सा पोर्शन ऐड होगा जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है उसके अलावा जो सैलरी था उस पे यदि कोई टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है तो वो टैक्स आपकी सैलरी में, वो टैक्स आपकी इनकम में, वो टैक्स एज ए सैलरी आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। ध्यान रखना। यस। तो फिर यहां पे पढ़ते हैं टोटल इनकम सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी इनकम प्लस टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं यहां पे अदर देन सेक्शन 10 सीसी का मतलब कि आपने मॉनेटरी परक्यूशन से अदर देन नॉन मॉनेटरी परक्यूशन से उस पर टैक्स पे किया था उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आया चीज? चलिए साहब, फिर आता है एक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। देखो लोन एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है, अगर मैं बात कहता हूं, सपोज कीजिएगा आपका सैलरी है 5 लाख रुपीज पर मंथ। आप भविष्य लिमिटेड में काम करते हैं, आपका सैलरी है 5 लाख रुपीज पर मंथ और आप मेरे पास में आए और बोला सर मेरे को है ना लोन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लमसम अमाउंट आप मुझसे एडवांस में ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा आपने कहा सर मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, मैंने कहा ठीक है ये लो 10 लाख रुपए का लोन मैंने आपको दिया, सर मैं इसका पेमेंट हर महीने कर दूंगा और 1-1 लाख रुपया आप मेरी सैलरी में से काट लेना, 1-1 लाख रुपया आप मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लेना इस लोन के अगेंस्ट में। तो देखिए अगर मैं कुछ एक लमसम और सब अब इस पे इंटरेस्ट में ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ, और इंटरेस्ट लेता हूँ और नहीं लेता हूँ, तो इंटरेस्ट फ्री लोन या एट द रेट ऑफ कंसेशनल रेट, एसबीआई का रेट, समझ में आता है ये चीज़। वो वहाँ पे हमने वैल्यूशंस पढ़ा था। मैं यहाँ पे सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ आपको कि अगर सपोज कीजिएगा अगर आपने मुझसे 10 लाख का लोन लिया है, उसके अगेंस्ट में आप क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में आप मंथली सैलरी का डिडक्शन करवाते हैं। बेटा इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट सैलरी या एडवांस अगेंस्ट सैलरी। उसको क्या बोलते हैं, लोन अगेंस्ट सैलरी या एडवांस अगेंस्ट सैलरी। समझ में आ रहा है बात? ओके। दूसरा एग्जांपल, अब आप मेरे पास में आए, उस एग्जांपल को भूलिएगा। आप कहते हैं सर मुझे 2 महीने की सैलरी अभी दे दीजिएगा। आप एक काम कीजिए सर, मार्च महीने में आप मेरे पास में और आपने बोला कि सर मार्च में मेरे को अप्रैल और मई का सैलरी भी मुझे मार्च में ही दे दीजिएगा। या फैब में आए, फैब में बोला कि आप सर मेरे को 3 महीने का सैलरी चाहिएगा, आप मेरे को अभी भी एडवांस दे दीजिएगा। मार्च में आए या फिर आप मार्च में आए और आपने बोला सर 2 महीने का सैलरी मेरे को चाहिएगा, यानी अब अगले अप्रैल और मई का सैलरी मुझे अभी दे दीजिएगा, एडवांस में मुझे दे दीजिएगा, 10 लाख रुपया मुझे अभी दे दीजिएगा। और फिर अगले 2 महीना आप मेरे को सैलरी मत देना, अगले 2 महीना आप मेरे को सैलरी मत देना, क्योंकि वो एक तरह से आपने सैलरी पहले ही मुझे पे कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पहले वाले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसका डिडक्शन, उसका जो वापस जो उसकी रिकवरी हो रही है वह इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड द लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। और जबकि ये वाला जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसके अंदर आप पूरा का पूरा सैलरी एडवांस हो रहा है और पूरा 2 महीने का सैलरी आप एडवांस ले रहे हैं, और इसको हम एडवांस सैलरी बोलते हैं, एडवांस अगेंस्ट सैलरी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं एडवांस सैलरी। इसको लोन अगेंस्ट सैलरी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, एडवांस सैलरी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी? समझ में आया आपको? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी। तो अगर लोन में लिया है आपने या एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिया है, जो टुकड़ों में वापस इंस्टॉलमेंट में आपका क्या होगा, वापस इंस्टॉलमेंट में उसकी रिकवरी होगी। तो बेटा ये अगर लोन लिया है आपने तो वह लोन टैक्सेबल नहीं होगा। वह लोन टैक्सेबल जिस समय आपने वह लोन लिया, 10 लाख का लोन सपोज आपने मार्च में लिया, मार्च 2020 में आपने 10 लाख का लोन मुझसे लिया है, तो 19-20 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 20-21 के अंदर वो 10 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। और वही अगर आपने 10 लाख का मेरे को सैलरी एडवांस लिया होता, आपने अगर एडवांस में सैलरी ले लिया होता, तो वो 10 लाख रुपया 19-20 में टैक्सेबल हो जाता, एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाता। हम चार्जिंग सेक्शन 15 की बात करेंगे। एडवांस सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाता है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इटसेल्फ। चलिए,
तो अगर लोन लिया है, एडवांस लिया है आपने सैलरी के अगेंस्ट में, तो इस तरह का ये लोन और एडवांस का मतलब क्या होता है ये समझ गए हैं आप, और यह इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं होता है। ओके, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको अभी समझा दिया था। ये फॉरगोइंग ऑफ सैलरी उसके साथ ऊपर पॉइंट आना चाहिए था, सरेंडर ऑफ सैलरी एंड फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, ये दोनों पॉइंट एक साथ आने चाहिए थे। खैर ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, हाँ जी, फिर हम बात करते हैं इफ सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। गाइज देखिए, ये कोई पॉइंट मुद्दे का पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ऐसे ही लिख दिया है, आप इसको चाहे तो क्रॉस भी कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, अगर फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने अगर सैलरी दी है, उनका कोई एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है और कोई एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है, उन्होंने यहाँ पे सैलरी दिया है, तो अगर सेक्शन 10 में एग्जम्पशन नहीं है, हम सेक्शन 10 कुछ एग्जम्पशंस की बातें बाद में भी करेंगे, तो अगर सेक्शन 10 में एग्जम्पशन नहीं है तो बेटा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है टाइप ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। ये ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या है? ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी इज द चार्जिंग सेक्शन। ये क्या है आपका चार्जिंग सेक्शन, बट चार्जिंग सेक्शन को हम बाद में, सेक्शन 15 जो हमारा है चार्जिंग सेक्शन है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लेस ऑफ एक्रूवल। क्या पॉइंट है ये अपना बेटा? प्लेस ऑफ एक्रूवल। नाउ प्लेस ऑफ एक्रूवल का मतलब ये होता है कि वह सैलरी कहाँ पे टैक्सेबल होगी, किस जगह पे टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी या इंडिया के बाहर टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, प्लेस ऑफ एक्रूवल इज द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इज द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब हुआ कि आपने अपनी सर्विसेज कहाँ पे दी है, आपने अपनी सर्विसेज कहाँ पे दी है, जहाँ पे आपने सर्विसेज दी है, जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो ही आपका प्लेस ऑफ एक्रूवल माना जाएगा। पॉइंट पढ़ लेते हैं ये, इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया एंड सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज आर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आपने सर्विस कहाँ पे दी है, इंडिया में दी है, और वह सर्विस कहाँ पे दी है, आपने इंडिया में दी है, और उसका पेमेंट आपको इंडिया के बाहर मिला है। सपोज कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडिया में आके सर्विस दी है, उसको बाहर पेमेंट उसका मिला है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, एज विच इज इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। रेजिडेंशियल चैप्टर में हमने ये 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। रेजिडेंशियल चैप्टर में हमने कहा था कि इनकम 4 तरह की होती है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया, और इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड राइज इन इंडिया। ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, और उसके बाद में हमने कहा था कि इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोलिंग बिजनेस फ्रॉम इंडिया, ये भी कुछ बात कही थी। तो जिन्होंने रेजिडेंशियल चैप्टर किया हुआ उनके लिए तो ये बहुत चुटकी की बात है, और जिन्होंने नहीं किया हुआ उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा मतलब समझना है कि जहाँ पे जिस जगह पे आपने अपनी सर्विसेज दी है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सैलरी ड्यू माना जाएगा। इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाहर जॉब करते हैं, और बाहर जॉब करते हैं, और वहाँ पे जैसे कि इंडियन एम्बेसीज जो बाहर, जैसे सपोज कीजिएगा दुबई में इंडियन एम्बेसी है, या ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी है, कनाडा में इंडियन एम्बेसी है, तो वहाँ पे वो लोग जॉब करते हैं। तो वहाँ पे जो इंडियन लोग काम करते हैं, उनको जो सैलरी दी जाती है, वो सैलरी भले ही वो काम बाहर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इंडियन गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रहा है, तो वह एक इसका एक्सेप्शन से उसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाता है, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाता है। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे हम बात करें, सेक्शन 913 प्रोवाइड दैट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट to a citizen of India for services rendered outside India will be deemed to accrue arise in India। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है ना। हमने ये पॉइंट जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस किया था, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमने ये पॉइंट किया था। समझ में आती है ये बात? चलिए, इसको हमने एक चार्ट के रूप में नीचे आपको देखा है, ये देखिएगा। इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयर कौन है साहब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आप भैया, आप कहीं पर भी समझिएगा,
आप अगर सपोज कीजिएगा आउटसाइड इंडिया भी जॉब कर रहे हैं, आप चाहे आउटसाइड इंडिया भी जॉब कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट का है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आउटसाइड इंडिया जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपकी टैक्सेबल कहाँ पे हो जाएगी, सैलरी कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी, सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी कहाँ पे, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अलाउंसेस और परक्यूज टैक्सेबल नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर जो फॉरेन के लोग होते हैं उनको जो अलाउंसेस और परक्यूज दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, एग्जम्प्ट होते हैं। ओके, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है यानी कि भैया इंडिया नॉन रेजिडेंट है और एनी अदर एम्प्लॉई है, नॉन रेजिडेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा कोई एनी अदर एम्प्लॉई, एनी यानी ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना ब्रैकेट में, अदर देन नॉन एम्प्लॉय, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं बिकॉज मैं अदर देन GOI, ठीक है। और कोई नॉन रेजिडेंट है, अब सपोज कीजिएगा माइकल है, माइकल ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है, हमें क्या लेना देना यार, वहीं उसकी टैक्सेबिलिटी होगी, तो इंडिया में उसकी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। सब सही बात है यार, पूरी विश्व में जितने भी लोग काम करते हैं उन सब का क्या टैक्सेबिलिटी का ठेका हमने ले रखा है क्या, नहीं जी नहीं। ये बेचारा काम की बोझ का मारा रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कोई है तो ये क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमारी चर्चा का विषय नहीं रहेगा। लेकिन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है, जिन्होंने रेजिडेंशियल चैप्टर किया हुआ है, प्योर भारतीय इंसान, एक प्योर भारतीय इंसान जो कभी बाहर नहीं गया, या प्योर भारतीय इंसान जो कि समझ में आ रही है बात आपका, जो दिल से फिजिकली मेंटली सब कुछ इंडिया में ही उसका है, तो एक रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का इनकम कहीं पर भी होता है इंडिया में टैक्सेबल होता है, चाहे वो सैलरी हो चाहे कैसा भी कोई भी इनकम हो, इंडिया में टैक्सेबल होता है। तो कुल मिला के मैं मुद्दे की बात आपसे कहूँगा कि आपको सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट पे, आपको इस पूरे पॉइंट में, ये प्लेस ऑफ एक्रूवल में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन में जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं वह सर्विस आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ एक्रूवल हो जाएगा, वहाँ पे आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आप अगर आपका एम्प्लॉय यानी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं और फिर भी अगर आप बाहर गवर्नमेंट के बाहर, इंडिया के बाहर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं और आप इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा जी, तो ऐसी कंडीशन में वह जो बाहर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एवज में जो आपको सैलरी मिल रही है वह सैलरी आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी और वह डीम टू बी एक्रूवलाइज इन इंडिया मानी जाएगी। समझ में आ गया, ये इस मुद्दे, ये इसका पॉइंट है बस, ठीक है। चलिए उसके बाद में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी, ये हमने देखा, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज हम आराम से समझ सकते हैं। मॉनेटरी फैसिलिटी यही सब मॉनेटरी, जो हम कैश में देते हैं सारा मॉनेटरी है यार। बेसिक हो गया, बेसिक सैलरी, DA CDA, परसेंटेज कमीशन, कमीशन बोनस, अलाउंसेस, जो हम ऑलरेडी कैश में देते हैं। नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़, एकोमोडेशंस, मोटर कार फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउ टू कंप्यूट द सैलरी इन द ग्रेड सिस्टम, बहुत अच्छे से हमने समझा था, बहुत अच्छे से समझा था कि ये ग्रेड सिस्टम अगर ये हमारा 12,200, 300, 17,400, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, ये आपका मंथली सैलरी, ये आपका कैसा सैलरी है, मंथली 12,200 योर मंथली सैलरी। जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ है तो उस समय आपका मंथली सैलरी कितना है, 12,200 आपका मंथली सैलरी है। और उसके बाद में जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर आपके मंथली सैलरी में कितना इजाफा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड ईयर में आपकी मंथली सैलरी में 300 रुपया इजाफा हो जाएगा और 12,200 में यानी 12,200 में आपको 300 रुपया ऐड करना पड़ेगा, तो 12,500 रुपया मंथली सैलरी हो जाएगा आपका सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। थर्ड ईयर में फिर आपका 300 मंथली सैलरी आपका इंक्रीज हो जाएगा और थर्ड ईयर आपका इंक्रीमेंट हो के आपका जो सैलरी रह जाएगा वह हो जाएगा आपका 12,500 प्लस 300, 12,800 रुपया आपका सैलरी हो जाएगा। इस तरह ये ग्रेडिंग सिस्टम चलता रहता है। जब आपकी सैलरी 17,400 पहुंच जाएगी, 17,400 पहुंचने के बाद में, 17,400 पहुंचने के बाद में जब आपकी मंथली सैलरी 17,400 पहुंच जाएगी, उसके बाद में आपका जो ईयरली जो एनुअली जो मंथली इंक्रीमेंट है, एनुअल में एक बार, साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है आपकी मंथली सैलरी में, वह कितना हो जाएगा, वह आपका 500 रुपया हो जाएगा और इस तरह कैलकुलेट होता जाएगा। और जब 19,400 पहुंच जाएगा तो बेटा 19,400 पहुंचने के बाद में शांत हो जाए, आप एक दिव्य आत्मा बन चुके हैं और अब आपको इंक्रीमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
तो इसलिए ये यहाँ तक आपका इंक्रीमेंट रहेगा, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। इस तरह से ये ग्रेडिंग सिस्टम पे अंदर कंप्यूटेशन करते हैं। वी हैव डिस्कस सो मैनी थिंग्स, हमने ये पूरा डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूँगा। इस तरह प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके हमने यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो अब आपके पास में है, आप ये ना कहें सर आपने तो दिया ही नहीं है, ये है अब आपके पास में है। अब देखिए ये है आपका जो मैंने कहा था ना, हम बाद में डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 15 सबसे पहले अगर मैं बात कहूं तो सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज क्या रहता है, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी इज चार्जेबल to tax on due or receipt basis whichever is earlier. This is your basis of charge. तो यहाँ पे अगर आपने एडवांस सैलरी, सपोज कीजिएगा आपने एडवांस सैलरी ले ली है, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में मार्च 20 में आपने 2 महीने की एडवांस सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी नहीं, एडवांस सैलरी ले ली है, लोन अगेंस्ट सैलरी नहीं, एडवांस सैलरी ले ली है, तो वह एडवांस सैलरी आपका करंट ईयर में यानी कि 1920 प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। और इसका टैक्स कैलकुलेशन हम असेसमेंट ईयर 2021 में करेंगे। समझ में आती है ये चीज़? अच्छा साहब और जो सैलरी आपका करंट ईयर में ड्यू हो रहा है तो वो करंट ईयर में ड्यू सैलरी होता है, तो करंट ईयर में ही टैक्सेबल होता है। अगर कोई सैलरी आपका करंट ईयर में ड्यू हो गया है लेकिन आपको करंट ईयर में वो सैलरी मिला नहीं, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया नहीं, बोला यार अभी कंडीशन थोड़ी टाइट है, मैं आपको नेक्स्ट अप्रैल में सारी सैलरी दे दूंगा, भले ही आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में वो सैलरी मिला नहीं है लेकिन वो सैलरी ड्यू हो गया है, तो आपका करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सैलरी ड्यू और रिसिप्ट जो भी अर्लियर होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आती है ये बात? थैंक यू। चलिए अच्छा, उसके बाद में तो एडवांस सैलरी क्या है, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। और एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है, होप यू अंडरस्टूड। समझ में आता है? अच्छा, सैलरी इन एरियर गाइस, अब सैलरी इन एरियर का मतलब आपको समझ गए होंगे। देखिए मैं अब सैलरी इन एरियर की बात करता हूँ। सपोज कीजिएगा सैलरी इन एरियर में 2 तरह से आपसे बात करता हूँ। पहला एग्जाम्पल आप समझिएगा, सैलरी इन एरियर का पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तसल्ली से सुनिएगा। आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1920 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से और एंड होता है आपका 31 मार्च 2020। जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने क्या हुआ, आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी नहीं दी और बोला कि यह सैलरी हम आपको अगले साल दे देंगे, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में पोजीशन थोड़ी टाइट है, आप कॉपरेट कीजिए, काम कीजिए, सैलरी मत लीजिए, और सैलरी हम ये सारी की सारी सैलरी आपको अगले अप्रैल में 4 महीने की सैलरी या 5 महीने, जो भी अप्रैल का सैलरी जब मिलेगा तो ये 4 महीने का सैलरी हम आपको साथ में दे देंगे। आप भी जानते हैं कि यार एम्प्लॉय की नीयत में आपको शक नहीं है, वो पता है एम्प्लॉयर आपका सच्चा है, सीधा है और हमेशा टाइम पे पेमेंट करता है। कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपने भी यस कर दिया। अब देखिए 1920 चला गया, 1920 के अंदर अब मैं समझता हूँ 9 महीने की सैलरी आपको मिल गई लेकिन 3 महीने की सैलरी आपको नहीं मिली, लेकिन ड्यू तो आपकी सैलरी 12 महीने की हो चुकी है। जैसे ही आपने सर्विस दे दी है आपकी सैलरी ड्यू हो गई है। सैलरी ड्यू तो आपकी 12 महीने की हो चुकी है, रिसीव आपको 3 महीने की हुई है, लेकिन फिर भी आपको उस ईयर में 1920 प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आपकी जो टैक्सेबल सैलरी होगी बेटा वह 12 महीने की होगी। कितने की होगी बच्चा? 12 महीने की। समझ में आया? चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको समझ में आ रहा है? फ्यूचर चार्टर्ड वह कितने का होगा? आपका 12 महीने का होगा। अच्छा, अब जब मैं वापस मैं आता हूँ 19-20 की, ये तो 19-20 की बात मैंने कर ली। जब मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में आता हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में आता हूँ, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में आता हूँ तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर क्या होता है बेटा जी, जरा सोचें। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आपको मैं मान रहा हूँ कि वो 3 महीने की सैलरी आपको उस समय मिल गई होगी, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 12 महीने की वो रेगुलर सैलरी प्लस 3 महीने की वो जो पिछला सैलरी का एरियर था, वो हमको जो पिछला सैलरी बाकी था, जो पिछला सैलरी ड्यू था, जो पिछला सैलरी एरियर था, वो हमको इस साल मिल गया। तो 20-21 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर मुझे टोटल सैलरी रिसीव हुआ है 15 महीने का।
टोटल सैलरी रिसीव हुआ है 15 महीने का, 3 महीने का प्रीवियस ईयर का सैलरी भी मुझे इस साल रिसीव हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपका जो सैलरी टैक्सेबल होगा, आपका जो सैलरी बेटा 12 महीने का ही टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 महीने का जो एरियर ऑफ सैलरी आपको इस साल मिला है, यह एरियर ऑफ सैलरी पहले से टैक्सेबल हो रखा है, पहले से टैक्सेबल हो रखा है, तो इसलिए ये यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा। एक एरियर ऑफ सैलरी का ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा एरियर ऑफ सैलरी, याद करो जब हमने सेक्शन 89 का जस्ट प्रीवियस क्लास में रिलीफ की बात किया था, रिलीफ में क्या था, रिलीफ में क्या था आपका कि कुछ आपका सैलरी, आज आपका सैलरी बढ़ा है, आप बड़े खुश हैं, आपका सैलरी पिछले साल से बढ़ गया, पिछले साल से बढ़ गया, तो पिछले साल की इनकम भी आपको इस साल रिसीव हुई है। तो बताओ ये जो सैलरी, जो रेट्रोस्पेक्टिवली आपके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो सैलरी, ये क्या सैलरी पिछले साल आपका टैक्सेबल हुआ होगा क्या? अरे पिछले साल तो पता ही नहीं था भगवान, प्रभु पिछले साल तो हमको पता ही नहीं था कि हमारा ये सैलरी बढ़ने वाला है। तो जब कुछ पता ही नहीं था तो कुछ टैक्सेबिलिटी हुई नहीं होगी, जब टैक्सेबिलिटी हुई नहीं होगी बेटा तो फिर अभी उसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। यस, और सेकंड एरिया जो मैं अभी बात कर रहा हूं, जो रेट्रोस्पेक्टिवली आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, पिछले साल से आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, तो वो आपका सेकंड एरियर ऑफ सैलरी का केस बन गया। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर फिर सेक्शन 89 की रिलीफ की भी बात आ जाती है जो हमने कल डिस्कस की थी। समझ में आती है चीज़? तो दैट इज सैलरी, एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी। ओके, और रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज अवेलेबल इन दिस केस। कौन से केस में अवेलेबल है मैंने आपको बता दिया, और कौन से केस में अवेलेबल नहीं है, वहाँ तो टैक्सेबिलिटी भी नहीं आती जो पहले केस में। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की। तो प्रॉब्लम नंबर 5 आप अगेन कर लें, बिकॉज ये भी एक रिलीफ का ही है। प्रॉब्लम नंबर 5 भी आपका 89 सेक्शन 89 रिलीफ का है, आप इसमें कर सकते हैं। हाँ जी, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अच्छा, अब एनालिसिस ऑफ सेक्शन 15 को मैंने एक चार्ट फॉर्म में आपने डाल दिया है। सैलरी बिकम ड्यू इन 1920, सैलरी बिकम ड्यू इन 1920 पेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो 3 महीने का सैलरी मुझे अगले साल मिलेगा वो वाला कंडीशन, तो टैक्सेबल कब होगा, कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, 1920 में ही प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। हाँ, इसका टैक्स आप, मैं मानता हूँ इसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर में देखते हैं, लेकिन मैं अभी प्रीवियस ईयर से कनेक्ट करके बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सैलरीज रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 1920 बिकम ड्यू सब्सिक्वेंट ईयर। क्या मतलब हो गया ये, एडवांस सैलरी। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जस्ट लाइक द एडवांस सैलरी। ये क्या है बेटा, एडवांस सैलरी। 3 महीने का सैलरी आपको इस साल ही मिल गया, 19-20 में मिल गया, तो 19-20 में ही टैक्सेबल होगा। Area of salary received during the previous year, although it is pertained to the one of the earlier year and same were not taxed on due basis. Okay, ये कौन सा है, यह एरियर ऑफ सैलरी है कि आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया रेट्रोस्पेक्टिवली, सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया रेट्रोस्पेक्टिवली, जो हमने बात किया था कि पिछले साल का सैलरी भी आपको इस साल मिला है जो पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुआ था, जो पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुआ था, तो वो भी आपका क्या होगा, इस साल टैक्सेबल होगा, दैट इज़ ये। और यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे सेक्शन 89 की रिलीफ भी आपको मिलेगी, 89 की रिलीफ भी आपको मिलेगी बेटा, ध्यान रहे। समझ में आया? एरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 दो इट पर्टेन टू वन द अर्लियर ईयर बट द सेम वर टैक्स्ड ऑन द ड्यू बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने का सैलरी आपको मिला नहीं लेकिन आपका टैक्स लग गया, 3 महीने का सैलरी आपका मिला नहीं लेकिन करंट ईयर में आपका टैक्स लग गया, और नेक्स्ट ईयर में वो सैलरी रिसीव हुआ, तो जिस ईयर में वो रिसीव हुआ था उस ईयर तो टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि जिस ईयर में वो ड्यू हुआ था उस ईयर में टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। तो टैक्सेबल कब होगा, ईयर इन द विच इट इज ड्यू। समझ में आया? ईयर इन विच इट वाज ड्यू, ये टैक्सेबिलिटी, ये चार्जिंग सेक्शन है आपका 15। होप यू अंडरस्टूड। सेक्शन 16 डिडक्शन का पॉइंट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, हमारा ऑनलाइन क्लास में हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था, तो अब मैं इसको वापस डिस्कस नहीं कर रहा बेटा। 3 तरह के डिडक्शंस थे, सारे डिडक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे, सो आई विल नॉट डिस्कस इट अगेन। प्रॉब्लम 10 में मैंने रेड मार्क किया था कि आफ्टर रेंट फ्री अकोमोडेशन आप इसको कर सकते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन हमारा हो चुका है, आप इसको कर सकते हैं। हाँ जी, ये सारी बातें हमने कर ली थी, एवरीथिंग वी हैव डन। आते हैं हम सेक्शन 17(1) पे। सेक्शन 17(1) क्या कहता था, सेक्शन देखिए 15 हमने डिस्कस किया, 16 हमने डिस्कस किया, 17 पे आते हैं। 17(1) में सैलरी का डेफिनेशन है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। डेफिनेशन इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और मीन्स 3 तरह का डेफिनेशन होता है। इंक्लूसिव का मतलब ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हैं। हाँ जी,
क्या क्या है वेजेस यानी बेसिक सैलरी, बोनस। अब ये डेफिनेशन पूरा आप पढ़ सकते हो बेटा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आराम से पढ़ लें इसको, ये डेफिनेशंस आप पढ़ लें। ये 9th पॉइंट जो है ना, इसको ना पढ़ें क्योंकि इसको मैंने डिस्कस नहीं किया, इसको डिस्कस नहीं किया। चलिए अपन एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, बेसिक पे, बोनस, अलाउंसेस, एनी एन्यूटी, पेंशन हमने डिस्कस किया। एन्यूटी, पेंशन दो तरह की, कम्यूटेड, नॉन कम्यूटेड, समझ में आ रही बात। एनी ग्रेचुटी, एनी फी, कमीशन, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन लियो। अब प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी भी आज मैं डिस्कस करूंगा। एडवांस सैलरी, एनकैशमेंट ऑफ लीव, इंटरेस्ट अर्न इन एक्सेस ऑफ द 9.5%। आरपीएफ के अंदर 9.5% से ऊपर होता है तो टैक्सेबल होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 12% से ऊपर होता है तो टैक्सेबल होता है। समझ में आ रही बात। ये सारी चीज़ें सैलरी के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, अब जरा देखें प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है बेटा जी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आप देखिए जो रिटायरमेंट के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ना, रिटायरमेंट के जितने भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो उनको बोलते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। जब आप कोई जॉब छोड़ के जाते हैं या जब आपके जॉब की कंडीशंस में कुछ फेरबदल होता है, इसकी वजह से यदि कुछ आपको अमाउंट मिलता है, दैट इज़ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। यानी अब सैलरी मिलने वाली नहीं है, इन फ्यूचर में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इसके एवज में आपको इतना अमाउंट दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। Compensation due or received from the present former employee in connection with the termination of the employment, modification of the terms of the employment। क्या मतलब हुआ कि आप कहीं पे जॉब करते थे, आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में चेंजेस कर दिए गए, आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे चेंजेस कर दिए गए बिना बताए, आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में चेंजेस कर दिए गए। जैसे अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन में काफ़ी बार होगा, अभी लॉकडाउन है, अभी ये सिचुएशन इस तरह से है, देखना जैसे ही ओपन होगा काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एम्प्लॉयर ने कर दिया, अभी होगा भी। लोग क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयर की सैलरी को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। सिंपली सैलरी आधा कर देंगे, उसके एवज में क्या करेंगे, सपोज एक बंदा है, उसको कह देंगे ये ले भैया 3 लाख रुपया ले, और 3 लाख रुपया मैंने तेरे को एक साथ लमसम दे दिया है, आज के बाद में तेरी सैलरी क्या है, हम आधी करते हैं, तेरा टाइम भी आधा करते हैं, तेरा सैलरी भी आधा करते हैं। यानी विदाउट एनी इंटीमेशन उसका आपने एम्प्लॉयमेंट टर्म्स कंडीशन चेंज कर दिया। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपके कोई भी टर्म्स और कंडीशन में कोई फेरबदल होता है और उसके एवज में आपको कोई एक मुश्त अमाउंट मिलता है तो वो क्या है, आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट ऑफ द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन तो वैसे भी उसकी सैलरी में से ही जाता है, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। एनी सम रिसीव्ड आइदर इन लम्प सम अदरवाइज फ्रॉम द बिफोर जॉइनिंग हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सीजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक तरह से क्या है कि यदि आपका एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट चला गया है, आपको सपोज कीजिएगा रिट्रेंचमेंट कर दिया गया, चले जाओ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, चलो जाओ भैया आपसे आज की हमारी ज़रूरत नहीं है, तो उस समय यदि कुछ आपको पेमेंट दिया जाता है। सेक्शन 10(10)A में अगर आपका ग्रेचुटी है, सपोज कीजिएगा आपका ग्रेचुटी है, लीव एनकैशमेंट है, रिट्रेंचमेंट है, वो सारे के सारे पेमेंट किस में आते हैं, आपके प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आते हैं। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का मीनिंग आपको समझना जरूरी है, आपको ये चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया बात। उसके बाद में था आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, हमने देखा था 3 तरह के, बड़ा प्यारा डेफिनेशन था इसमें। जो थर्ड डेफिनेशन 3 क्राइटेरिया थे और थर्ड क्राइटेरिया ऐसा मेथी चमकता था कि उसमें सबको लोगों को इंक्लूड कर देता था। फिर हम बात करेंगे स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। दो स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं, उनको अगर सपोज करो जैसे अभी स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत काम आएगी, जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होते हैं, जिनकी सैलरी करोड़ों रुपए में होती है। कंपनी के CFO, कंपनी के प्रेसिडेंट, कंपनी के CFO, कंपनी के CEO, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के होते हैं बेटा, इनको क्या होता है, इनको बहुत करोड़ों के पैकेज पे रखा जाता है, तो उनको अपने जॉब जाने का डर होता है। तो अगर सपोज करो कि कल को कंपनी ने इनको निकाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनको किस तरह से, तो ये लोग क्या करते हैं, इसका भी पॉलिसी लेके रखते हैं। जो की मैनेजरल पर्सन होते हैं ये भी अपना इसका पॉलिसी लेके रखते हैं, और इसका पॉलिसी लेने के बाद में ये इनको यहाँ से पेमेंट भी मिलता है। तो सपोज करो उनका टर्मिनेशन हो गया, इनको नौकरी से निकाल दिया, तो उनको जैसे नौकरी से निकाल दिया,
जैसे सपोज कीजिएगा ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने प्रेसिडेंट को आपने उनको नौकरी से निकाल दिया, तो अब क्या हुआ, अचानक से वो सड़क पे आ जाएंगे, करोड़ों जिसका मंथली करोड़ों का पैकेज होता है, तो उनके खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। तो अचानक से वो क्या आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे आती है वो क्या करेंगे बेटा, वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती है, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से उनको इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, इंश्योरेंस से उसको क्लेम मिल जाएगा, और वह क्लेम उनको यहाँ पे टैक्सेबल होगा। समझ में आ रही है बात? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज मैंने ये डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एम्प्लॉयर जो होता है वो भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखता है, एम्प्लॉयर भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखता है। यस, एम्प्लॉयर भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखता है कि कल को इतना बड़ा आदमी अगर छोड़ के चला जाए तो हो सकता है कंपनी को नुकसान हो जाए, हो सकता है कंपनी को नुकसान हो जाए, तो एम्प्लॉयर भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखता है। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर को भी कंपनसेशन मिलता है, और तो वो एम्प्लॉयर को जो कंपनसेशन मिलता है वो बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होता है। ये मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो चैप्टर कराऊंगा उसमें वापस और करवाऊंगा आपको। समझ में आया? तो इस तरह से आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी समझ में आया होगा, और इस तरह से ये थ्योरेटिकल पोर्शन, सैलरी का थ्योरेटिकल पोर्शन मेरी तरफ से समाप्त होता है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट जिसे हमने डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पस, किसके लिए क्या क्या सैलरी का मीनिंग होता है, ये चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये चार्ट आप खुद देख सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आज यहाँ पे मेरी तरफ से सैलरी का दी एंड होता है फॉर एवरी प्रोस्पेक्ट। हाँ जी, इन फॉर्म ऑफ या विद इफेक्ट फ्रॉम द एवरी प्रोस्पेक्ट मेरा सैलरी का पॉइंट यहाँ पे सारा फिनिश होता है। ओके, चलिए, तो एक बार आप सैलरी का पूरा एंटायर रिवीजन कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस जब जहाँ तक मैंने दिए हैं क्वेश्चंस, वहाँ तक सारे क्वेश्चंस 85 तक क्वेश्चन शायद मैंने आपको दिए हैं, 85 तक का क्वेश्चंस देख लीजिएगा। एक दिन मैं आपको देता हूँ सैलरी के अंदर, वापस पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद में हम एक जूम पे इस मंडे को हम जूम पे क्लास रखेंगे, मंडे मॉर्निंग पे हम जूम पे क्लास रखेंगे। सैलरी का किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट सेशन लेंगे, और उसके बाद में मैं आपका सैलरी का असेसमेंट लेने वाला हूँ। आई विल गिव यू अप्रॉक्स 50 to 100 क्वेश्चंस। यस, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा आपने EIS में दिया है वैसा ही पैटर्न रहेगा। तो 50 to 100 क्वेश्चंस आई विल गिव यू, ठीक है ना। मैं ट्राई करूंगा यार ज़्यादा क्वेश्चन देने की चिंता ना करूँ। आई विल ट्राई कि मैं 100 क्वेश्चंस दूँ आपको, तो आपकी अच्छे से आपकी पूरे सैलरी का पूरा कवरेज हो जाए। लेकिन देखते है ना, हो सकता है 50 ही दे दे, बहुत है। तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें। विश यू गुड लक। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।